नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आप लोगों के साथ एक बार फिर इतिहास विषय आधुनिक भारत इतिहास के संदर्भ में महात्मा गांधी का जो योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन को, उस पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन की नींव थे, आत्मा थे, तो उनका जो व्यक्तित्व था, चरित्र था, इतने दिनों तक उन्होंने अपने आप को संघर्ष में रत रखा और अंत तक उस संघर्ष को सफलता की मुकाम तक ले गए। तो निश्चित तौर पर हम भारतीयों का यह कर्तव्य बन जाता है कि उस व्यक्ति के चरित्र चित्रण को समझना और आज उसकी जो प्रासंगिकताएं हैं उनको समझना कितना ज़रूरी है। आज का जो अशांत माहौल है, अहिंसावादी तत्वों का, और कहीं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंसक गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे समय में गांधी जी के जीवन की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में हमें जानना भी आवश्यक है। दूसरे दृष्टिकोण से हमें जो पाठ्यक्रमानुसार या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए गांधी योग और गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो सबसे पहले मैं गांधी जी के जो चरित्र था, चरित्र व्यवहार आचरण जो था, उस पर जो तत्व थे उनके प्रभावों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति पर अपने माता पिता का प्रभाव पड़ता है, अभिभावकों का। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सत्य के साथ मेरे प्रयोग में यह वाक्य कबूला है कि उनके अभिभावकों का उनके जीवन दर्शन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। जैसे कि वो यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए इंग्लैंड, तब उनकी माता का संदेश, इसी प्रकार से उनके परिवार का जो व्यवहार था, इस तरीके से कस्तूरबा जी का उनके जीवन में योगदान, उस चीज़ का उनके जीवन चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ा। ये स्वयं गांधी जी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग में स्वीकार किया है। इसी के साथ जो साउथ अफ्रीका प्रवास था, दक्षिण अफ्रीका प्रवास था, वहाँ पर गांधी जी ने जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, वो कहीं ना कहीं जो रूसी चिंतक विचारक जो टॉलस्टॉय थे, लियो टॉलस्टॉय, उनसे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और कहीं ना कहीं उनके विचारों को ग्रहण किया। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है वार एंड पीस, अन्न कैरेनिया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं से उस विचारक और उस विचार की जो पुस्तकें थी, उनसे भी गांधी ने अपने आप को प्रेरित किया। दूसरा, जॉन डेविड थोरो एक अमेरिकी चिंतक विचारक लेखक थे, जिन्होंने एक अमेरिका में एक लेख लिखा था। अमेरिका के रहने वाले थे। सिविल डिसोबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने जो चलाया, उस प्रकार से ही एक सिविल डिसओबीडियंस नाम का एक लेख निबंध तैयार किया, जिस पर अमेरिका में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई उस समय पर। तो उस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस को अडॉप्ट किया, किस तरीके से उसको भारतीय जनमानस के रूप में उतारा, किस तरीके से भारतीय परिस्थितियों से उसका तादात्म्य बैठाया, ये गांधी की व्यक्तिगत हुनर था। कि जो जनसंगठन की तकनीक थी उसको अमेरिका से तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन गांधी जी ने जो यहाँ जनसंगठन की तकनीक अपनाई, यहाँ का जो आम जन था उसमें जो, चूँकि कांग्रेस उस टाइम राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रही थी, 1915 में जो गांधी जी का आगमन होता है, तो निश्चित तौर पर गांधी जी 1-2 साल तो विचरण करते हैं, देखते हैं कि भारत की जो समस्याएं हैं किस प्रकार की हैं क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति और एक तरीके से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ वो वहाँ लड़ चुके थे। उसके खिलाफ उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की रीतियाँ वहाँ अपनाई, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम की वहाँ स्थापना की, और इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका ही वो जगह थी जहाँ वास्तविक रूप में उन्होंने अपना वो जो ट्रायल था वो पहले ही वो वहाँ पे कर रहे थे। इस बिटवीन उनकी गोपाल कृष्ण गोखले से भी मुलाकात होती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु भी बताते हैं।
इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो एक इंग्लैंड के विचारक थे जो जो गांधी जी के जीवन में जो एक अंत्योदय सर्वोदय जैसे जो विचार थे, अंत्योदय और सर्वोदय की जो विचारधारा थी गांधी जी के जो विचारों में, उसको हम, एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की पुस्तक है, उसमें से कहीं ना कहीं गांधी जी अपने आप को उस किताब का अपने आप पे प्रभाव पड़ा हुआ बताते हैं। तो सर्वोदय और अंत्योदय की जो विचारधारा है, जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं से उस पुस्तक से या उस विचारक से प्रेरित रहे, अनटू दिस लास्ट। इस प्रकार से हमने देखा कि लियो टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस, अन्न कैरेनिया, फिनिक्स आश्रम की प्रेरणा, इसी प्रकार से डेविड थोरो का सिविल डिसोबीडियंस, इसी प्रकार से इंग्लैंड के जो विचारक हैं जॉन रस्किन, उनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट, और इसी प्रकार से भगवत गीता जो एक कर्मवाद और कर्म की प्रेरणा देते हुए और फल की इच्छा न करते हुए व्यक्ति को संघर्षित करने की निरंतर प्रेरणा देती है, उससे भी कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी प्रभावित थे। वैष्णव मत, जो वैष्णव धर्म भागवत धर्म है, उसको महात्मा गांधी ने अपने जीवन में उतारा। और कहीं न कहीं से जब हम देखते हैं कि जब दलोद्धार में वो महात्मा गांधी उतरते हैं, तो जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जब जो एक गीत उस जमाने में बजता था कि महात्मा गांधी के, जब महात्मा गांधी जहाँ जहाँ जाते थे तो वहाँ पर उस गीत की धुन सुनाई देती थी कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। तो इस प्रकार से वैष्णव मत का जो प्रभाव था गांधी जी पर था, भगवत गीता का भी प्रभाव था। इसी प्रकार से सत्य, अहिंसा और अस्तेय अपरिग्रह जैसे जो विचार हैं, वो कहीं न कहीं से गांधी जी के जैन धर्म से भी प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों ही अहिंसा के मूल सिद्धांत प्रवर्तक हैं। लेकिन जो जैन है वो अहिंसा पे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन कभी भी जो गांधी जी की अहिंसा थी वो व्यवहारिक प्रयोग में आने वाली अहिंसा का समर्थन करते थे। ऐसा नहीं है, जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, जब एक साल में जो हिंसा नहीं रोक रही थी, तो गांधी जी ने अंततः ये अंग्रेजों को कह के मना कर दिया था कि मैं इस हिंसा को नहीं रोकूंगा, क्योंकि हिंसा के प्रति हिंसा है। और इस प्रकार से वो उस तरीके से हिमायती नहीं थे कि बिल्कुल अहिंसा करो ही मत, कोई आपको ज़बरदस्ती अन्यायपूर्ण तरीके से आपको मतलब लूट रहा है या फिर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप उसका प्रतिरोध ही ना करो। ऐसी हिंसा के वो अहिंसा मतलब निर्बलों की अहिंसा के वो समर्थक नहीं थे। अहिंसा का एक अलग से चैप्टर देखेंगे गांधी जी का, जब गांधी जी को हम पढ़ेंगे, गांधी जी की जनसंगठन की तकनीक को हम जब देखेंगे। आज हम एक संक्षिप्त परिचय उनके बारे में ले रहे हैं, गांधी जी के बारे में। तो इस तरीके से हमने गांधी जी के बारे में देखा कि गांधी जी जैन धर्म से, बाहर विचारकों से, जॉन रस्किन, डेविड थोरो, टॉलस्टॉय, भगवत गीता, जैन बौद्ध धर्म का प्रभाव, इस प्रकार से जीवन चरित्र पर इन तत्वों का गांधी जी पर प्रभाव रहा। और इसी प्रकार से उन्होंने अपने अभिभावकों को अपने इस चरित्र के निर्माण में शामिल किया है। कस्तूरबा जी थी तो उनका भी उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हल्का फुल्का जानना जरूरी है कि उस व्यक्ति के चरित्र चित्रण या जो उसका दिन प्रतिदिन का जो हिस्सा था उस पर किस किस प्रकार के जो समकालीन घटनाएं थी, परिस्थितियां थी, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा था। और सबसे पहले गांधी जी ने अपने आप को एक स्वीकार भी किया है कि उनके जो जीवन में सबसे ज़्यादा जो उनको प्रभावित किया तो उस समय होने वाली घटनाओं ने प्रभावित किया। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका प्रवास में उनको रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर वो उस दबे कुचले और दलित समुदाय, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जब हरिजन उद्धार, दलित उद्धार का जो काम चलाया गांधी जी ने, तो कहीं ना कहीं से वो एक अनुभव से था, कहीं से इस चीज़ की सीख तो कहीं से नहीं मिली थी, लेकिन ये प्रैक्टिकली कंडीशंस थी कि ये जो समुदाय था वास्तव में ही वंचित था, न इसके सामाजिक अधिकार थे, न आर्थिक, न राजनीतिक, और कहीं ना कहीं से सदियों से, हजारों सालों से पीड़ित समुदाय था जो आज भी पीड़ित था। तो निश्चित तौर पर गांधी जी ने उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाया। तो कहीं भी से भी हम देखते हैं जब गांधी जी अपना आंदोलन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किसानों को उठाते हैं, मजदूरों को लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से किसान, मजदूर जो एक तरीके से आम जनता में गिने जाते हैं लोग, उन लोगों से गांधी जी ने अपने आप को इंटरेक्ट किया। और सबसे पहली बात थी जनसंगठन की जो तकनीक थी गांधी जी की। कांग्रेस को आम भारतीयों की संस्था बनाने के पीछे गांधी जी का ही योगदान था।
गांधी जी ने जिस तरीके से किसान, मजदूर और अन्य प्रकार के जो लोग हैं जो निम्न तबके पर रहते हैं, दलित हैं इत्यादि हैं, इन सब लोगों से एक तरह जनसंगठन अपनाते हुए जो जनसहयोग लिया था, उस जनसहयोग से ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव खड़ी की थी। आगे जाके हम देखते हैं कि महिलाएं, विद्यार्थी और विशेषकर हर वर्ग गांधी जी से जुड़ जाता है। जो शुरुआत में गांधी जी क्योंकि एक अहिंसक विचारधारा के व्यक्ति थे, तो कुछ उग्रवादी जो विचारधारा के व्यक्ति थे तो वो आसानी से उनको स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि अहिंसा से जो रास्ता और जो संवैधानिक नियमों से जो रास्ता अपनाया जाएगा, उसमें निश्चित तौर तरीके से जो प्रार्थना है, स्मरण पत्र इत्यादि जो रास्ते अपनाए जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन, तो इस प्रकार के जो आंदोलन थे, सत्याग्रह, तो इनमें जो अपने आप की जो चरित्र चित्रण है व्यक्ति का, वो आड़े आता है। ये दूसरों को प्रभावित करने से पहले खुद को प्रभावित करने का तरीका है। सबसे पहले आदमी अपने आप को बदलना सीखे, उसके बाद वो दूसरे को बदलने की इच्छा करता है। तो गांधी जी का जो चिंतन था वो ऐसी प्रकार था। अब हम देखते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया। तो गांधी जी इस सिद्धांत को देखते हैं तो ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो सारी सार्वजनिक संपत्ति है किसी व्यक्ति के पास, वो सार्वजनिक है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, तो वो ट्रस्टी है। ही इज़ ओनली मेंटर द प्रॉपर्टी। अब दिक्कत ये हो गई कि ये पूंजीवाद को प्रेरित करने वाली अवधारणा तो है नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा सिद्धांत था। तो हम जैन धर्म में देखते हैं कि एक अपरिग्रह है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना किया जाए, अस्ते है चोरी ना किया जाए, किसी से दूसरे से बिना पूछे उसकी वस्तुओं का ग्रहण नहीं किया जाए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से गांधी जी के चिंतन को प्रभावित कर रही थी। तो आज विशेषकर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में कि जो गांधी के जीवन पर जो प्रभाव था वो जैन बौद्ध धर्म, उनके अभिभावक और जो विदेशी विचारक थे जिनमें डेविड थोरो, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन, इन विचारकों की रचनाएं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो उस समय घटने वाली घटनाओं से था। इस प्रकार से गांधी जी ने अपने आप को जन संगठन में अपने आप को आगे बनाया। महज 1915 में भारत में उनका जो आगमन था वो धीरे धीरे मात्र 5 सालों के अंदर इतना हो चुका था कि जो कांग्रेस 1885 से स्टेब्लिश हुई थी, वो कांग्रेस कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर पाती जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार से उनकी जो मुस्लिम लोगों के प्रति जो नीतियाँ अपनाई गई, तो कहीं ना कहीं से वो धर्म विशेष की जो बातें थी, सांप्रदायिकता की बातें थी, वो उनमें नहीं थी। तो निश्चित तौर पर हम गांधी जी के थोड़ा सा चरित्र चित्रण कर लें, और अंततः भारत विभाजन का गांधी जी ने मरते दम तक विरोध ही किया था कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी देह पर होगा। तो इस प्रकार से हम उनके विचारों से अवगत है कि सांप्रदायिक तो वो कभी थे ही नहीं। निश्चित तौर से एक तरीके से पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष माना जा सकता है, दलित उद्धारक उनको माना जा सकता है, और अहिंसा का एक बिल्कुल पुजारी। और आज 2 अक्टूबर जो भी मनाया जाता है अहिंसा दिवस, तो कहीं ना कहीं वो महानता सिद्ध करता है उनके व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की। तो जय हिंद। इसी के साथ